एक बार फिर से आपका स्वागत है जे बॉस रिटेल में। नमस्कार, मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इसमें सवाल ये है कि क्या देश में जो विधानसभाएं हैं या जो संसद है, क्या ये अपनी सत्ता को, अपनी पावर को खो रही हैं? क्योंकि पिछले दिनों में ये देखने में आया है कि विधानसभाओं या संसद में पारित कुछ कानूनों के प्रति जो देश के हाई कोर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने तरह तरह की टिप्पणियां की हैं और जो हमारी ये जो व्यवस्था है संवैधानिक, उसको दरकिनार कर कोर्ट ने अपनी व्यवस्थाएं दी हैं। ये माना कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कानूनों की जो ये विधानसभाएं और संसद जो कानून पारित करती हैं उनकी विवेचना करती हैं और ये उनके अधिकार में है। लेकिन क्या हमारी जो सर्वोच्च सभाएं हैं जिसमें जनप्रतिनिधि हमारे बैठते हैं, 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करके जो संसद बनी है या अपने राज्यों की आबादी को लेकर के जो विधानसभाएं बनी हैं और वहाँ के नागरिकों की, वहाँ की जनता का वो प्रतिनिधित्व करती हैं, क्या वो बिना सोचे समझे ही कानून बना दे रही हैं? या फिर जो हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं वो क्या बिना सोचे, बिना किसी संवैधानिक आधार के ही अपना कार्य कर रही हैं? अब मैं 2-3 उदाहरण उठाता हूं। तमिलनाडु सरकार ने विधानसभा में एक बिल पारित किया जिसको वहां के संवैधानिक प्रमुख और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल ने रोक दिया। उसको दोबारा पारित किया। डीएमके की स्टालिन सरकार ने फिर से पारित करवाया और राज्यपाल के पास भेजा। राज्यपाल ने पारित नहीं किया। मामला हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल के दस्तखत की ज़रूरत नहीं है और राज्यपाल को 3 महीने के अंदर दस्तखत कर देना चाहिए था। और ये जो कानून बना है या ये जो विधेयक है, ये कानून का रूप ले लिया है कि जो अभी तक स्थापित परंपरा और संवैधानिक व्यवस्था है जिसमें विधानसभा कोई विधेयक पारित करेगी और विधेयक पारित करने के बाद वो राज्यपाल के पास जाएगा। अगर राज्यपाल उसको पारित कर देते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो वो विचारार्थ राष्ट्रपति के भी भेज सकता है कोई भी राज्यपाल। और ये अपनी एक व्यवस्था हमारी आज़ादी के बाद से चली आ रही है। सरकार किसी की भी हो राज्य में और केंद्र में किसी और की सरकार हो तो भी इस पर कोई इफ एंड बट लगाना या इस पर कोई सवाल उठाने का कोई भी पिछला सिलसिला नहीं आया है। लेकिन इधर जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि नहीं, राज्यपाल की भी ज़रूरत नहीं, राष्ट्रपति की भी ज़रूरत नहीं है और ये अपने आप कानून बन गया। अब ये संवैधानिक जो व्यवस्था है उस पर एक कुठाराघात है। इसी आदेश में उन्होंने राष्ट्रपति को भी आदेशित कर दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति से कहा ये भी विधेयक को नहीं रोक सकते हैं और इनको चाहिए कि 3 महीने के अंदर ये भी अपना जो विधेयक आया है उसको या तो पारित करें या रिजेक्ट करें। रिजेक्ट करते हैं तो एक बार फिर से संसद उसको पारित करेगी और वहाँ पर राष्ट्रपति के पास पहुँच जाएगा। दूसरी बार पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर मजबूर होंगे दस्तखत करने को। तो कुछ ऐसी पेचीदगियाँ हैं जिनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दे दी कि अब न राष्ट्रपति के दस्तखत की ज़रूरत है और न ही राज्यपालों के दस्तखत की ज़रूरत है। और अगर विधानसभाएं या संसद पारित कर लेती हैं और उसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल असहमत भी होते हैं तो वो कानून स्वतः बन जाएगा। एक तो ये उदाहरण है। दूसरा उदाहरण ये है कि
अभी हाल में उत्तर प्रदेश में एक अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय के कुलपति वो मतांतरण में व्यस्त थे। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक पहले अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश को हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद उत्तर प्रदेश की ही योगी सरकार ने विधानसभा में एक बिल पारित किया और इस बिल या विधेयक के माध्यम से ये कहा गया है कि मतांतरण जो है उसमें एक पारदर्शिता होनी चाहिए और बिना पारदर्शिता के अगर कोई मतांतरण होता है तो अवैध माना जाएगा। जो मतांतरण करा रहा है या धर्मांतरण करा रहा है वो और जो और अन्य लोग जो उसमें प्रेशर ग्रुप काम कर रहे हैं वो दोषी होंगे और ऐसा मतांतरण सिर्फ विवाह के लिए या किसी प्रलोभन के लिए किया गया मतांतरण भी अवैध होगा। इसी तरह से कई मामले हैं। अभी 2-3 साल पहले आपको ध्यान होगा सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम बना है उसको लेकर के बहुत ये जो बुद्धिजीवी लोग हैं सत्ता पक्ष के हों या विरोधी पक्ष के हों ये सभी जो है पहले इस कॉलेजियम को एक भारतीय जनतंत्र या भारतीय गणतंत्र की व्यवस्था में एक कलंक का नाम देते थे, जिससे कि ये कहना था उनका कि जो कॉलेजियम है जो जजों की नियुक्ति करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 5 जज जो बैठते हैं ये भाई भतीजावाद वंशवाद फैलाते हैं और इससे जो प्रतिभाशाली जो जज बन सकते हैं वो नहीं बन पा रहे हैं। तो संसद में एक कानून पारित हुआ जिससे कहा गया कि अब इसमें जो जजों की नियुक्ति होगी उसके लिए एक कमेटी बनेगी जो प्रधानमंत्री भी होंगे और सुप्रीम कोर्ट के वो चीफ जस्टिस भी होंगे और विरोधी दल का नेता भी होगा। इस तरह से एक समिति हुई। इसकी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने विवेचना की। सुप्रीम कोर्ट ने विवेचना की तो इस पूरे कानून को ही उन्होंने रद्द कर दिया, कहा कि ये उचित नहीं है और कॉलेजियम व्यवस्था ठीक है। आपको मैं बता दूं 1990 से पहले सरकार सीधे जजों की नियुक्ति करती थी। सरकार मतलब केंद्र सरकार से है, जजों की नियुक्ति करती थी जिसमें कॉलेजियम व्यवस्था जैसी नहीं थी। 89 में जब ये कॉलेजियन गवर्नमेंट यानी गठबंधन सरकारें आई तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को एक मौका मिला तो उन्होंने कहा कि व्यवस्था हम ही करेंगे, अपने लोगों की नियुक्ति हम करेंगे। किस हाई कोर्ट में किस वकील साहब की नियुक्ति होनी है या किस डीजे की जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उसकी नियुक्ति होनी है और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में किस जज को लेके आना है ये सब हम खुद तय करेंगे, हम सक्षम हैं। वैसे आप बता दो यूएसए है, यूके है, कनाडा है या जितने भी देश हैं जिनके संविधानों से भारतीय संविधान एक प्रभावित रहा है या इसने वहाँ के तत्वों को शामिल किया है भारतीय संविधान में, वहाँ कहीं भी कॉलेजियम सिस्टम नहीं है। वहाँ पर सरकार उसमें ज़रूर शामिल होती है और नियोक्ता के रूप में भाई राष्ट्रपति तो नियुक्ति करते हैं जजों की, ये संविधान में भी लिखा है। अब राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति कोई काम स्वयं नहीं करते हैं, अपने सलाहकार अपने जो मंत्रिमंडल है उसके सहयोग से वो काम करते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि राष्ट्रपति के रूप में वो एक अलग कार्यपालिका है। समझिए अब अगर लोकसभा और राज्यसभा विधायिका है, विधायिका यानी कि जनप्रतिनिधियों का अगर एक संगठन है या एक क्लब है और इधर जुडिशरी है जो न्यायपालिका है, तो राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख हैं। सेना की तीनों अंगों के सुप्रीम कमांडर हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करते हैं, वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं
और शपथ भी दिलाते हैं। तो इस तरह से राष्ट्रपति का पद इन सब से एक ऊपर है, और वो जो व्यक्ति बैठता है कोई परंपरागत व्यवस्था के तहत नहीं बैठता है, उनका भी चुनाव होता है, वो भी जनता के प्रतिनिधि या जनता के बीच से ही होते हैं। 5 साल के लिए उनका कार्यकाल होता है। अब एक और उदाहरण का जिक्र करूं, उदाहरण यह है कि वक्फ कानून को लेकर के वो भी सुनवाई हो रही है, और लगभग सरकार की जो कानून है उसके पक्ष में बात गई है। ऐसे ही अनुच्छेद 370 के हटाने, क्या मतलब उसको सस्पेंड करने की जो बात है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत बहस हुई, और कई बार जो जज साहब हैं वो टिप्पणियां करते नज़र आए हैं, लेकिन आखिरकार 370 के हटाने को लेकर के ये सही पाया गया है। अब मैंने कई किस्म के दे दिए हैं। अब इन सब का लुब्बो-लुबाब एक ही बनता है कि जब देश में इतने ज़्यादा केसेज पेंडिंग हों, यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स में इतने केसेस पेंडिंग हों, आम आदमी को न्याय मिलने में बड़ी दिक्कत आ रही हो, और अगर एक गरीब इंसान सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपने बात कहना चाहता है या अपने पक्ष में कोई निर्णय लेना चाहता है, तो जो ये पैसा खर्च हो रहा है, रुपया खर्च हो रहा है सुप्रीम कोर्ट पहुंचने, और वहीं वकील साहिबान लोगों के फीस को लेकर के बड़े बड़े वकील साहब वहाँ पर आते हैं। सुनना जाता है कि कई वकील तो ऐसे हैं एक हियरिंग के 15 लाख 20 लाख तक लेते हैं, खाली एक बार कोर्ट में अपीयर होने, बाकी का काम तो उनकी टीम कर रही है। वो वकील साहब वहाँ खड़े होते हैं और 15 लाख तक उनकी फीस होती है। तो एक आम इंसान जिसके घर की, जिसकी संपत्ति की पूरा वैल्यूएशन 15 लाख नहीं है, अगर वो न्याय मांगने जाए तो कैसे जाए? वो 15 लाख या 20 लाख या 10 लाख तो वो दे ही नहीं सकता है। वो अपने दिल्ली में खुद के ठहरने या रहने खाने पीने की व्यवस्था, 1 हफ्ता 10 दिन रुकने की व्यवस्था करने के लिए मैं सक्षम नहीं है। कि कहा भी गया है सिर्फ न्याय ही नहीं किया जाए, और न्याय दिखाई भी देना चाहिए न्याय होता हुआ, लेकिन क्या आम आदमियों के लिए ये न्याय होता हुआ कहीं दिख रहा है? सारे बड़े बड़े केसेज हैं, सारे बड़े बड़े मामले हैं, जिनमें असम गुवाहाटी के मामला हो, तमिलनाडु का मामला हो, या फिर वेस्ट बंगाल से रिलेटेड मामला हो, या फिर बिहार में SIR को लेकर के मामला हो। अगर चुनाव आयोग हर बात में सक्षम है तो महीने भर 2 महीने की सुनवाई क्यों की गई? जब सुनवाई की गई तो समय तो वेस्ट हुआ ही, और देश ने भी ये सोचा कि भाई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है तो इसका मतलब चुनाव आयोग कहीं गड़बड़ कर रहा है। SIR को लेकर के मेरा संबंध है। तो अगर चुनाव आयोग हर चीज़ में सक्षम है तो सुप्रीम कोर्ट को तो पहली सुनवाई में ही उस एप्लीकेशन, उस याचिका को रिजेक्ट कर देना चाहिए कि भाई ये मामला मैं नहीं सुनूंगा क्योंकि मेरे पास अन्य मामले हैं। ये आप चुनाव आयोग, वो आयोग एक सक्षम है। चुनाव आयोग का नाम आयोग इसीलिए बना है कि उसके पास में न्यायिक व्यवस्था भी है, न्यायिक अधिकार भी हैं, वो सुनवाई भी करता है और वो अपना फैसला भी दे सकता है। इसी तरह से देश में जो कोई अन्य आयोग हैं, पहले उनको सुनने देना चाहिए, तब कोर्ट को जब बहुत अन्याय हो जाए या बहुत इस तरह से बड़ा मामला हो जाए, तब देश की कोर्ट्स को, उसमें भले हाई कोर्ट्स हों या सुप्रीम कोर्ट हो, उनको इंटरफेयर करना चाहिए। क्योंकि अन्य मामले, अन्य जो सामान्य लोगों के मामले हैं वो ही इतने ज़्यादा हैं, अगर उनकी सुनवाई नहीं की गई तो कई लोग तो मर चुके होंगे, वो कोर्ट में मामला चल ही रहा होगा, और कई निर्दोष लोग ज़बरदस्ती का कलंक लेके मरे होंगे। तो ये काम कोर्ट्स को अवश्य करना चाहिए। केवल उन मामलों को न उठाए जो कि अखबारों में, प्रिंट मीडिया में
या यूट्यूब चैनलों में हाइप है इनकी सबकी, एक अखबार में छपने या टीवी में दिखाई जाने की एक उनकी कैपेबिलिटी है। रही बात विधानसभाओं और संसद के कार्य को लेकर के, क्या इनके अधिकार कम हो गए हैं? नहीं, अधिकार तो कम नहीं हुए हैं। और हर जगह जो कानून बनता है वहाँ के विधि परामर्शी जो होते हैं, यानी कि लॉ एडवाइजर्स जो होते हैं, लॉ डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, स्टेट्स में भी हैं और सेंट्रल में भी हैं, इनके समक्ष पहले विधेयक पहुंचता है, ये उसको देखते हैं, उसके सारे जो ओने कोने हैं विधि को लेकर के, यानी कि कानून को लेकर के जो भी उसमें कमियां हैं वो पूरी की जाती हैं और तब जा कर के वो विधानसभा या संसद में पेश होता है। वहाँ भी चर्चा होती है, वहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी पढ़े लिखे लोग हैं और वो भी अपनी राय देते हैं। कई बार वो सदन के पटल पर भी देते हैं, तो कई बार सदन से बाहर संबंधित मंत्रालय को भी वो अपनी राय, अपनी सलाह देते हैं कि इससे ये परेशानी होगी, इससे ये फायदा होगा। लेकिन विधानसभा और जो संसद है उनके प्रति टिप्पणियाँ, तो ये टिप्पणियाँ हमें लग रहा है कि 8-10 साल से धीरे धीरे इनका शुरू हुआ है। अब आते आते पिछले 3-4 साल से कोर्ट के जो जज महोदय हैं वो जो अपना उन्होंने जो उस केस के बारे में जो समझा है उसको लिखने के बजाय, उनको उसमें लिख, अपने ऑर्डर में लिखना चाहिए लेकिन उसमें नहीं लिखते हैं, लिखने के बजाय कोर्ट रूम में ही वर्बली वो कह देते हैं। अब तो अधिकतर कोर्ट्स की सुनवाई लाइव होती है और थोड़ा भी अगर कोई ऐसी बात कह दी जाए तो तुरंत हेडलाइन बन जाती है और दिन भर सोशल मीडिया में चलती है। तो जज साहिबान भी चाहते हैं कि उनका नाम हो, उनको जाने लोग। तो ऐसे इस तरह से जो टिप्पणियाँ आती हैं ये गैर ज़रूरी हैं। इनको अगर किए बगैर भी जज साहब अपना आदेश लिख दें, अपना ऑब्जर्वेशन वो लिख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऑर्डर के साथ में उनका ऑब्जर्वेशन भी अगर पढ़ने को मिलेगा तो ठीक रहेगा और उससे जो जनता में, जो समाज में एक गलतफहमी फैलती है कि जज साहब ने तो ये कह दिया, फलाने को लताड़ दिया, फलाने मंत्रालय को लेकर के उन्होंने ये टिप्पणी कर दी, प्रधानमंत्री को लेकर के ये कह दिया और तरह तरह की चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों से बचा भी जा सकता है। और बाकी तो कोर्ट्स भाई, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तो भाई सब सर्वोच्च हाई हैं। इनके आगे इनके जो निर्णय हैं इनका विरोध करने के लिए, इनके लिए यहाँ रिवीजन की याचिका लगाई जा सकती है, मगर आप अगर पब्लिकली इनके विरोध में कुछ बोलें तो आप पर कानून बन सकता है, आप पर आरोप लग सकता है, आप पर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए ये जो न्यायालय हैं इनके पास विशेषाधिकार है और इन्हीं विशेषाधिकार का इस्तेमाल इसे करते हुए ये सब माहौल बन रहा है। अब आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करें। कुल मिलाकर ये है, न विधानसभाओं की क्षमता कम हुई है, न उनकी प्रतिभा कम हुई है, न उनके काम करने के अधिकारों में कमी आई है, न राज्यपाल न राष्ट्रपति के मामले में कोई कानून या अधिकार में कटौती हुई है, न ही प्रधानमंत्री और लोकसभा राज्यसभा इनके अधिकारों को लेकर के कोई कमी हुई है। लेकिन देश भर में माहौल ये बना है कि अब ये अच्छी तरह काम नहीं कर रहे हैं और सारा काम कोर्ट कर रही हैं या अदालतें कर रही हैं। ये स्थिति अच्छी नहीं है। जज साहिबों में एक बात और हो गई है कि उनका दिया हुआ फैसला सर्वश्रेष्ठ है और उनके अलावा जो कोई फैसला सुना रहा है इसमें गड़बड़ी है। ये मामला देखने में आया है, देश का सर्वोच्च चर्चित मामला जो अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद केस पर हुआ था, उसके
2019 में जब ये टाइटल सूट यानी कि उस ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर के जो फाइनल फैसला हुआ था, अब जाकर के विभिन्न जज महोदय उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाई बिना जज साहब के बिना दस्तखत का एक फ़ैसला है, तो कोई कह रहा है ये गलत फैसला है। आपने जो फैसला दिया है वो भी कम नहीं, पूरे जो एक संवैधानिक बेंच होती है उसके द्वारा दिया हुआ फैसला है। सदा से रहा है कि कोई भी फैसला यूनानिमस होना यानी कि एक राय होना बहुत बड़ी बात है। एक दो जज साहब उसमें अलग ज़रूर होते हैं, एक दो जज की राय उसमें नहीं मिलती है। यही भारतीय लोकतंत्र की एक खूबी है कि विरोध भी होता है और समर्थन भी होता है। इसके बावजूद सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए बहुमत का रास्ता एक आगे बढ़ाता है। मुझे लगता है कि आप भी इस वीडियो को देखने के बाद कुछ विचार करेंगे कि कहाँ कहाँ आपको लगता है कि कोर्ट्स अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। हाँ, जे बॉस रिटेल चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी तरह के मामलों को लेकर के मैं एक राउंड अप बनाता हूँ, जिससे कि आप पिछली घटनाओं को आप उनकी याद ताज़ा कर लें, रिवीजन कर लें और वर्तमान में जो हो रहा है, जिधर जा रहे हैं उसके बारे में विचार करें और आने वाले समय में किस तरफ को हम जाएंगे, क्या हमें स्टेप्स उठाने चाहिए, इस पर विचार करके आप अपनी एक जो है सही जो रोड मैप आप बना सकते हैं, सोच सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।